चलो जी करें स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन? टेस्ट कराऊंगा पहले, वो तो हो गया। चलो भाई, आज अपना है इसमें, हाँ, जो स्लो स्टेप होता है ना, उसी के द्वारा अपन रेट डिटरमाइन करते हैं उसकी। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसे बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। आप जानते हो बेटा समाकलन कैसे होता है? वो तो कैसे होता है, ये सांप है, ये सांप की पूंछ है और ये सांप का मुंह है, ऐसे अगर बना होगा कहीं तो समझ जाना है क्या बनाना है अपने को, समाकलित वेग समीकरण। आगे बात समझ में? जिसके लिए फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। बातें नहीं करनी, देखो बिल्कुल बातें करोगे ना तो डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। देखो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर of the concentration of reactants is known as जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जब अपन लिखते हैं तो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो भी पावर्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि रिएक्टेंट की जीरो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेट तो क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की। यदि फर्स्ट पावर के होगी तो फर्स्ट ऑर्डर की, और यदि सेकंड के आएगी तो सेकंड ऑर्डर की। ये नाम हो जाएगा इसका, तो लिख लो भैया, तुम लिखो। अभिकारक की शून्य घात, अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के क्या होता है बेटा, शून्य घात के समानुपाती होता है। आगे बात समझ में? उसे क्या कहते हैं अपन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। आगे बात समझ में? अब देखो समझो, एक बात आपको समझनी है, देखो बेटा मैंने कहा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। सभी समझ लेंगे, डेरिवेशन 101% आएगा पेपर में, कोई भी किंतु परंतु नहीं है, या तो जीरो ऑर्डर की आएगी या फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसका रेट लिखना पड़े तो रेट इक्वल टू, मैंने बेसिक क्या बोला था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो के है क्या, है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आता है,
तो बताओ रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। इसका क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूंगा तो बताओ क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या लिखनी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है तो ये लिखूंगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ बेटा, यदि मुझे किसी की आर की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया के, आ गया कि नहीं आ गया। और लिख लेंगे आप कंसंट्रेशन यदि आर नॉट ये है तो इसके बराबर किसके बराबर आता है, ये मान 1 के बराबर आता है। कोई परेशानी किसी को। अब मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूं तो माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। कोई परेशानी किसी को। ये डी टी मैंने यहां से कहां भेज दिया, इधर की साइड में। अब अपन क्या लेंगे बताओ, इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ले लेंगे आप। ठीक है, अब दोनों साइड जब इंटीग्रेशन आप लेंगे दोनों साइड जब इंटीग्रेशन आप लेंगे तो कैसे लेंगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसका इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। आगे बात समझ में, कोई परेशानी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस में। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा के टी। क्या आएगा, के टी, क्योंकि डी टी का क्या हो जाएगा, टी, और के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। और एक कांस्टेंट आता है सी। क्या आता है, सी। इसे क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बताओ, मैंने कहा बेटा t बराबर 0 पर, इस पर t बराबर 0 रहा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आर किसके बराबर आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट की। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में नहीं आई बोलो। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं बेटा, 2। क्या दे दूं, 2। कोई परेशानी। अब आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ दिस। अब बताओ, t बराबर 0 पर रखना है तो r बराबर किसके आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट इक्वल टू के इंटू 0। टी का मान क्या रखा है मैंने, 0, प्लस क्या आ गया, c। तो बताओ बेटा, यहां से c बराबर क्या आ गया, माइनस आर नोट क्या आ गया, क्या बोलो। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर कितनी दे दूंगा मैं, 3 दे सकता हूं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3 to 1, 3 to 2। इसमें रखोगे 3 से कहाँ रखेंगे बेटा इसको, 2 के अंदर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या। अब देखो, इसको यहां से हटा दो। चलो भाई रखें डाटा। अब मेरे को बताओ, 2 देखो, माइनस
कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी, और माइनस क्या आ गया बेटा, आर नोट। आ गया कि नहीं आ गया? सी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, आर नोट। अब बताओ इसको मैं इधर भेज दूं, इसको मैं इधर भेज दूं, बोलो, या फिर इसको मैं इधर भेज दूं? एक ही बात है, अलग अलग है। तो बताओ क्या कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। क्योंकि देखो मैंने इसको इधर भेजा तो प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, और ये वैल्यू इधर की इधर ही है तो माइनस में है, और के टी बराबर में ही चले रहा है। बोलो अब यदि मुझे के निकालना पड़े तो के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू टी आ जाएगा क्या? बोलो। अब आप जानते हो कौन क्या क्या है यहाँ, तो बताओ। के बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट है बेटा। क्या है? रेट कांस्टेंट है या नहीं है? बोलो। टी बराबर क्या है, टाइम। टी बराबर क्या है बेटा, टाइम। आर नोट क्या है? बोलो। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है। आर क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टी टाइम, एट टी टाइम। टी टाइम पर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में, ये बना लो। चलो भाई दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 3 से सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। के बराबर है वेग नियतांक, वेग नियतांक, ठीक है। टी बराबर है समय, और इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। सांद्रता, सांद्रता टी समय पर सांद्रता। ये काटने का मन कर रहा है कि तुम्हारा, माइनस से माइनस ये, इसको इधर ले जाओगे तो, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस चल रहा है, फिर मेरे को पलट के लिखूंगा तो भी तो यही लिखूंगा। अब ये लो, एक बार ये उतारो तुम, फिर मैं बताता हूँ। देखो मैंने सी लिखा है, सी की जगह आई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई। ये कांस्टेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। एनसीईआरटी में क्या बना रखा है, आई। एक बार ये लिखो फिर मैं बताता हूँ आप क्या कंफ्यूजन है वो निकालेंगे। कैसे कर लो, घुमा के आएगा यही।
देखो बेटा ये सी है ना, एनसीईआरटी मैंने सी लिखा है ये, और सी यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और एनसीईआरटी के अंदर ये आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लिख देना है आपको साइड में। और वो लिखना चाहो तो वो लिख दो, आई लिखना चाहो तो आई लिख दो। चलो ये लिख लिया। देखो ये डेरिवेशन यहाँ तक तो बच्चे खूब करते हैं बड़े तरीके से, 80 तक। अब यहाँ गड़बड़ होती है उनसे, ये जब आर नॉट की वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ गड़बड़ होती है। लिख लिया, चलें आगे। लिख लिया। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी और कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, यही है कहानी, यही है। अब काफी बच्चों को लग रहा है कि सर इसको मैं इधर ले आऊं, तो भैया तू जहां भी घुमाना चाहे इसको घुमा ले, लो इधर ले आओ इसको, इसको मैं इधर ले जाऊं, आराम से ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। इसको इधर लाए तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू ये प्लस हो गया इधर, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर यही है, इसको मैं इधर ले गया हूं, माइनस का इधर और प्लस का के टी, है या नहीं है ये, ठीक है। अब मेरे को इधर ही लाना पड़ेगा दोबारा, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बताओ, अब के को इधर भेज दो नीचे, तो आ तो वही रहा है, सेम ही सेम आएगा। कैसे कर लो, कोई परेशानी नहीं है, मैथ कभी भी चेंज होती ही नहीं है, कैसे घुमाओ चाहे। चलो अब देखो, यदि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस के टी लिख सकता हूं क्या, बोलो भाई, लिख सकता हूं, बोलो। मैंने क्या किया, आर नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या खींचना है इसके मिनट में, ग्राफ, क्या खींचना है बेटा, ग्राफ। तो बताओ ग्राफ आपने जाना है बाई ये एम, ये एक्स और ये सी, यही है, यही है क्या, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको क्या खींचना है, ग्राफ। इधर क्या लिखोगे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इधर है और इधर टी टाइम है, समय चल रहा है। बताओ इंटरसेप्ट क्या है इसका, बोलो। ये इंटरसेप्ट हो गया क्या, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। स्लोप घटता हुआ आना चाहिए इसका, तो स्लोप का माइनस लग रहा है, तो ये लो भाई। और इसका जो स्लोप है क्या आ रहा है बताओ, माइनस के। और स्लोप को बोलते हैं ढाल, बना लो, पढ़ लोगे इसे ग्राफ। आप में से कभी गोवर्धन गया कोई, गए हो, कितनी बार? कल क्या है, कोई नया आदमी आया वहाँ गोवर्धन, कोई आया होगा, जैसे लाते हैं ना कोई गांव से ले आते हैं कि चल यार तेरे को दिखा के लाता हूँ, तो ऐसा आदमी आया। अब क्या है, गोवर्धन पे 2 मंदिर है वहाँ जो दूध चढ़ता है, वहाँ कहीं भी चढ़ा दो, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। आप वहाँ चले गए ना तो कोई परेशानी नहीं, आप कहीं भी चढ़ा दो, सब जगह मान्य है वो। लेकिन कल एक व्यक्ति ने क्या किया कि बाहर मंदिर होते ना, एक तो होते हैं पद चिन्ह और एक होता है मेन मंदिर। तो जैसे लोग बाग जा रहे तो उसने क्या किया कि दूध बाहर चढ़ा दिया पद चिन्ह पे। अब वो अंदर देखा उसने, तो अंदर भी लोग बाग दूध चढ़ा रहे। अब वो मेरे से कह रहा कि मैं तो बाहर ही चढ़ा के आ गया। तो मैं उसे कह रहा, मैं भाई कोई टेंशन नहीं लेना, यहाँ तूने कहीं भी चढ़ाया नहीं, सब मान्य। अब उसके दिमाग में हो गया कि दूध तो यह चढ़ाना था और चढ़ा के कहाँ गया मैं, बाहर। तो ऐसा हो जाता है काफी बार, नए नए जाते हैं जो। चले, अब बताओ आपको काफी बार पेपर के अंदर पूछेगा इसका स्लोप क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है बेटा इसका, माइनस के, कोई परेशानी। अब बात करेंगे एग्जांपल्स की, किसकी बात करेंगे, एग्जांपल्स की। तो जितनी भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, जितनी भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, वो सारी किस ऑर्डर को फॉलो करेंगी, जीरो ऑर्डर को। किसको फॉलो करेंगे, जीरो ऑर्डर को। तो लिख लो एग्जांपल। टू NH3 गैस इन कन्वर्ट। अब आपने टेम्परेचर दे दिया 1130 केल्विन और प्लेटिनम क्या यूज कर लिया बेटा, कैटलिस्ट यूज कर लिया। तो किस में टूटेगा ये, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। आगे बात समझ में, हैबर प्रोसेस है क्या ये, हैबर प्रोसेस है क्या ये, डी ब्लॉक पढ़ के आ गए तुम। हैबर प्रोसेस है नहीं है, हैबर प्रोसेस में ये थोड़ी यूज होता है। हैबर प्रोसेस जब होता है जब इधर से पलट के रिएक्शन उधर जाती है, वहां आयरन और मोलिब्डेनम यूज होते हैं। लिखा है ना डी ब्लॉक के अंदर, पता नहीं सर आप, चलो कोई ना। अगर मुझे इसका रेट लिखना पड़े बेटा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH3, अगर देखने में लगेगा तो 2 लग रहा है बच्चों को, 2 लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो इसका आया जीरो ऑर्डर, तो रेट बराबर किसके आ गया बेटा, के। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिखो, डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, 2HI इन कन्वर्ट H2 गैस प्लस I2 गैस। ऐसे टूटेगा ये। अगर अब आप देखोगे इसे तो आपको देखने में कैसा लग रहा है बता, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 लगना चाहिए आपको, लग रहा है, देखने पे 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कैसी जी ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू, ये जीरो आ गया तो यहाँ के आ गया। आगे बात समझ में? जितनी भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं सारे जीरो ऑर्डर को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। देखो HI का विघटन, सोने की सतह पर HI का विघटन, कल शायद तुम्हारा फिर टेस्ट लगेगा ये, कल। एग्जाम में तो तुम पढ़ ही रहे होंगे शायद, मेरे को लग रहा है। चलो ले लेंगे। चलो अब लिखो हाफ लाइफ पीरियड। ये नहीं लिखा क्यों? बातों में लग रहे हो तुम। मैंने भी तो फटाफट लिख दिया। अरे भाई लिख लिया। हाफ लाइफ का मतलब आधा जीवन। जिसकी 100 साल की उम्र है वो 50 में मर जाएगा। जिसकी 50 है वो 25 वाला 12.5 साल, 12.5 साल वाला 6.25 साल, 6.25 वाला 3.12 वाला 1 चलो कोई ना। एक क्या है सवाल होता था पहले, ज्यादातर मास्टर जैसे पूछते थे, जैसे कि चलो बताओ 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा है? कौन सा? सना मैंने कुछ बोला 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा है? 78 बड़ा है। अब बच्चे फिलो में 77, 78 और 69, तो इसको बोल जा रही है 69 बड़ा है, लेकिन ये 69 नहीं 79 होता है फिर। अब क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले तो 69 बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को वैसे समझ में नहीं आता क्या है ये 77 क्या होता है, 78 क्या होता है, तो वो पूछते हैं क्या, तो फिर उसको सही बोलना पड़ता है 77, 78, 69, फिर तो खुद ही बोल ही देता है वो 78 बड़ा होगा। लेकिन हिंदी वालों के लिए जो फिलो में चलता है ना 77, 78 और 69, उनको ऐसा लगता है कि 69 ही बड़ा होगा। ठीक है, चलो लिखो भाई हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जहां रिएक्टेंट अपनी आधी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो लिखो the time in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration, known as half life
ऑफ ए रिएक्शन, एट इज डिनोटेड बाई टी हाफ, इस तरीके से नोट करता हूँ। 8 इज डिनोटेड बाई टी हाफ 8 इज डिनोटेड बाई टी हाफ, ऐसे नोट करते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, बोलो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। किसकी पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंग्लिश हिंदी वालों को नहीं बोला मैंने, और तुमने लिखा भी नहीं कुछ भी, लिखा है, देखो वह समय अर्धायुकाल, 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 अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। देखो वह समय जिसमें, वह समय जिसमें अभिकारक, वह समय जिसमें अभिकारक, अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, आधा रह जाता है, उसे, उसे क्या कहते हैं भैया, बोलो, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कहते हैं। अब आपको टी हाफ किसके लिए निकालना है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। सबसे इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है बताओ भैया, टी बराबर क्या है, आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई के। क्या यही इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। अब मैंने कहा है कि टी बराबर तो हो गया बेटा टी हाफ, क्या हो गया, टी हाफ, और रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, मतलब आर, कंसंट्रेशन ऑफ जो आर है ये किसके बराबर आ गई, आर नॉट बाई 2। बोलो कोई परेशानी, जो अभिकारक बचा है ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया है, तो आर नॉट बाई 2। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, टी की जगह रख दो टी हाफ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई आर नॉट बाई 2, और के चल ही रहा है इसके नीचे, या फिर ऐसे लिख दो आर नॉट बाई 2 और के। बताओ, अब बताओ मेरे को, आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 गया तो कितना बचा, बोलो, आर नॉट बाई 2। तो जो टी हाफ आता है इसका वो आता है बेटा आर नॉट बाई 2 के, किसके बराबर आता है, आर नॉट बाई 2 के। कोई परेशानी किसी को, तो आप को कंफ्यूजन लग रहा होगा सर इनिशियल कंसंट्रेशन में आर नॉट का 2 होना चाहिए था, इनिशियल का कैसे होगा, रिएक्टेंट टाइम के बाद बचेगा। आदमी की उम्र 0 साल का हुआ है, वो 0 का आधा क्या करोगे, 100 साल का आदमी 50 साल मर गया, तो 100 साल अपन ने जब लास्ट का देखा वही तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ने पहले मान ली उसकी, 100 साल जिएगा ये, 100 में से 50 जी रहा है, तो हाफ टाइम क्या हो गया, 50 साल हो गया। तो अपना जो आर है वो होगा आर नॉट बाई 2 के। लिखो भाई, बनाओ फटाफट। अब मेरे को आप बताओगे 2 कैसी नंबर है, 2 चेंज हो जाएगा, 2 चेंज हो जाएगा क्या, के चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। तो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन,
टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट, ठीक है। और यदि मुझे ग्राफ खींचना पड़ेगा तो मैंने टी हाफ ले लिया एक साइड तो, और एक साइड ले लिया बेटा आर नॉट। बोलो ग्राफ सीधा आएगा क्या? सीधा आ जाएगा ग्राफ? बोलो, ये तो कांस्टेंट है, इसका स्लोप बता सकते हो मेरे को? वन बाई टू के, ये स्लोप ही तो है इसका, 1/2 के। बनाओ। लिख लेना, आर नॉट है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में इतना आता है तो इतना लिखोगे आप पूरा, जब जाके 3 नंबर मिलेंगे आपको। आगे बात समझ में है? बोलो, एक बार समझा दूं दोबारा से? चलो यही है। सबसे पहले अपन ने बात की बेटा ऑर्डर क्या होती है, तुमने लिखा नहीं? लिख लिया सब, पूरा लिख लिया सभी ने? तुमने लिख लिया पूरा? एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, यहाँ से कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। तुम्हें भी आएगा, इसको तुम्हें भी आएगा 3 नंबर का, सेम आता है ये, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब होता है कि आप यदि रिएक्टेंट की बात करोगे तो रिएक्टेंट की पावर देखते हैं अपन। क्या देखते हैं बेटा? पावर। अब पावर के अंदर जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर की, 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर की, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर की। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है 0 और 1। आगे बात समझ में? इनका क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा कभी नहीं है जहां नहीं आता वो, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट की पावर 0 के बराबर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो लिख दिया भैया, आर से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या बन रहा है जी? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप बताओ मेरे को कि जब अपन को रेट लिखना है तो रेट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं अपन? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो बताओ क्या लिखा? रेट इक्वल टू, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ठीक है। अब जिसकी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब होता है डी अपॉन डी टी के रूप में लिखना। दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़े नंबर को छोटे नंबर में लाना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे नंबर को बड़े नंबर में ले जाना, यही होता है। अब आप देखेंगे, यदि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप आएगा n x n माइनस 1, यही आता है। और यदि उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही आता है। तो आप जहां नंबर बड़ा लेके जा रहे हो वहां इंटीग्रेशन होगा, और जहां नंबर छोटा लाओगे वहां क्या होगा? डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में? अब देखो, अपन ने इसका डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन लिखा है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। क्यों लिखा? क्योंकि इसका मान हो गया 1। कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। अब अपने को दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ले लिया अपन ने डी आर। अब देखो, इंटीग्रेशन अपन केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। एक तो होता है विद लिमिट और एक होता है विदाउट लिमिट। क्या होता है? विद लिमिट एंड विदाउट लिमिट। अब मैंने विदाउट लिमिट किया है, विद लिमिट किया है? विदाउट लिमिट, मैंने कोई लिमिट नहीं डाली। लेकिन यदि मैं लिमिट डाल देता तो मैं क्या यहां कंसंट्रेशन ऑफ डी आर, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट और कंसंट्रेशन ऑफ आर तक ले लेता इसको, ठीक है। और यहाँ t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t तक ले लेता, मतलब लिमिट डाल देता मैं इसके अंदर। लिमिट डाल देता, यहाँ आर नॉट, यहाँ r और यहाँ 0 और यहाँ t डाल देता। अब अपन जानते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फिर मेरे को कभी भी रिक्वायरमेंट सी की पड़ती ही नहीं, फिर मेरा सीधा इंटीग्रेशन करने के बाद में यही डाटा निकल गया था, फिर मेरे को इंटीग्रेशन मानना नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने जब विदाउट लिमिट किया है
तो बताओ इंटीग्रेशन कर दिया, dr का इंटीग्रेशन होगा r, क्या होगा r। अब ये उसके बाद में dt का हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट आता है c, क्या आता है c, और उसका दूसरा नाम ही बेटा होता है r, i, क्या होता है i, ठीक है। अब मैंने लिखा t बराबर 0 पर r बराबर r नॉट के, और ये बात सही भी है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो t बराबर 0 समय था और r बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर था कि नहीं था। अब मेरे को ले दे करके दोबारा क्या करना है कि मेरे को यहाँ i का मान निकालना है, क्योंकि मेरे पास i का मान है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने t बराबर 0 पर ये काम किया था। तो बताओ भाई r नॉट बराबर k इंटू 0 आ गया, c आ गया, तो c बराबर क्या आ गया माइनस r नॉट, आया कि नहीं आया। माइनस के साइन को बता रहा है, समय के साथ में रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा आगे जाके, बताएगा कि नहीं बताएगा, बोलो भाई। अब आपको c की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या रखा, कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू KT माइनस r नॉट, कर सकते हैं। अब इस r नॉट को मैं ले आया इधर, और इस r नॉट को यहीं रहने दिया, तो ये पीछे चला जाएगा थोड़ा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ r नॉट माइनस r इक्वल टू KT, आया कि नहीं आया, बोलो। अब k बराबर r नॉट माइनस r इंटू टी, और अपन देखते भी हैं तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन में से ही कुछ कम हो रहा होगा, कोई फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी आएगी, इनिशियल में से कुछ फाइनल आएगी। तो r नॉट माइनस r अपॉन टी, k क्या है रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, r कंसंट्रेशन ऑफ t टाइम पर, आगे बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने कंक्लूजन निकाला कि भैया ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसको। तो ग्राफ के द्वारा r नॉट माइनस KT, जब अपन क्लास 11th में जैसे ही आते हैं तो फिजिक्स वाले सर आपको खूब 2-4 दिन तक बढ़िया ग्राफ पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में फिजिक्स में, ठीक है। कोई बॉल ऐसे घूम के आ रही है, कोई बॉल ऐसे फेंक रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अपन ग्राफ सीखते हैं, लेकिन हमारा कंक्लूजन एक ही होता है, जैसे मैंने सीखा है कि हमको भैया कोई भी आपको इक्वेशन दे दे और मुझे तो इसको y बराबर mx प्लस सी के अंदर रखना है, किसमें रखना है, y इक्वल टू mx प्लस सी। y का मतलब जो y एक्सिस पर जाएगा, m का मतलब जो स्लोप है, x का मतलब जिसके मिड में ग्राफ खींच रहे हैं अपन, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, क्या होता है इंटरसेप्ट। जब इंटरसेप्ट कुछ नहीं होता है तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, ठीक है। यदि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ गिरता हुआ आएगा, और यदि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ चढ़ता हुआ आएगा, आगे बात समझ में। अब यदि मैं इनिशियल कंसंट्रेशन के मिड में, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी के मिड में ग्राफ खींचता हूं तो कैसा आएगा बताओ, ऊपर चढ़ता हुआ आएगा, आगे बात समझ में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट, जितने भी रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, यहाँ कुछ भी मिल जाए आपको, टीटी, पैलेडियम, यहाँ कुछ भी मिल जाए, जैसे यहाँ एयू है, कौन है बेटा एयू, वैसे मैंने लिख दिया गोल्ड सरफेस पर हो रहा है, ठीक है। अब बताओ जितनी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं सारे फॉलो किसको करेंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। कहीं भी दिख जाए कैटलिस्ट, जीरो ऑर्डर को टिक कर देना, 101% सही निकलेगा आंसर, ठीक है। इसके बाद में ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं है इनके अंदर। इसके बाद में अपन बोलते हैं कि भैया टी हाफ क्या होता है। टी हाफ का मतलब है कि रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का यदि जब आधा हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे, टी हाफ, ठीक है। अब टी हाफ के अंदर आपको टी बराबर टी हाफ और आर बराबर आर नॉट बाई 2 ये रखोगे, ये रखते ही वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट बाई 2 के। अपन जानते हैं भैया के रेट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसकी आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन की, आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझे यदि ग्राफ खींचना पड़े तो 1/2 के चेंज होगा क्या समय के साथ में, होगा नहीं होगा, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा, चढ़ता हुआ, आगे बात समझ में। और यदि पेपर में आपसे पूछ ले भैया इसके अंदर के क्या है, तो के है 1/2 के, आगे बात समझ में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक कोई परेशानी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब करो एक क्वेश्चन, फटाफट करके बताओ मेरे को। चलो इसका जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं कराता हूं आपको एक क्वेश्चन, लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स
द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X टू Y, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X टू Y, मतलब आपको क्या कह रहा है बेटा, मॉलिक्यूल्स X टू Y, X से क्या बन रहा है, Y बन रहा है। X टू क्या बन रहा है बेटा, Y बन रहा है, ठीक है। follows second order kinetics, follows second order kinetics, concentration of X, concentration of X, concentration of X is increased, is increased, ये दिख रहा है कलर आपको, नहीं दिख रहा, increased to 3 times, 3 times. How will it after, how will it affect, how will it affect the rate of फॉर्मेशन ऑफ बाई, फॉर्मेशन ऑफ बाई। मैंने आपको एक फैक्टर्स अफेक्ट लिखाया था क्या रेट ऑफ रिएक्शन में, यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बताओ रेट क्या हो जाएगी, बोलो भाई, बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, नीट वगैरह में, कि आपने रिएक्शन की रेट को 3 गुना कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं पता, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को, बोलो। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर, इसका मतलब है बेटा, सुनो हिंदी वालों, एक कंपाउंड है जो X से Y अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, X से Y बन रहा है, X रिएक्टेंट है और Y क्या है, प्रोडक्ट। वो है द्वितीयक अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसको फॉलो करता है, ठीक है। यदि अपन ने उसकी जो कंसंट्रेशन है, X की कंसंट्रेशन है, उसको 3 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स करने पर उसकी रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी दर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो समझना, सॉल्यूशन, रेट इक्वल टू R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ X की पावर 2। कोई परेशानी किसी को, मेरे को ये समझ में आया कि भैया X से Y जब बन रहा है तो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ X के किस पे जाएगा, ये पावर 2 पे जाएगा। चलो इक्वेशन नंबर 1, कोई परेशानी। अब मेरे को बताओ, उसने कहा है कि X की जो कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स कर दिया मैंने, मतलब R इक्वल टू K, X की जगह क्या कर दिया है 3X, और Y इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, हो गई कि नहीं हो गई। अब बताओ, R इक्वल टू, यहाँ X से X है, ये X से X है, ठीक है। अब बताओ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। या फिर अपन ऐसा करें 9x कंसंट्रेशन ऑफ x और स्क्वायर, ये लिख दें। और बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे आप, इसको मैं R1 बोल दूं, इसको R2 बोल दूं, तो क्या R2 9 इंटू R1 हो गई, क्या 9 टाइम्स हो गई। अब काफी बच्चे सोचते हैं कि 3 टाइम्स होगी, क्या होगी 3 टाइम्स, 3 गुना किया है, लेकिन 3 टाइम किया है बेटा, तो 3 का स्क्वायर ये भी तो इस पे भी तो है, तो 3 का स्क्वायर इस पे भी है और 3 का स्क्वायर इस पे भी है। आगे बस में, तो कितने टाइम्स हो गई रिएक्शन, 9 टाइम्स, कितने हो गई 9 टाइम्स। आगे बात समझ में, तो रेट कितने टाइम्स हो गई, और डबल करते तो 4 टाइम, यदि 4 गुना करते तो 16 टाइम, 5 गुना करते तो 25 टाइम, 6 गुना करते तो 36, 7 गुना करते तो 49। इस तरीके से रेट बढ़ जाती है। आया समझ में, क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो रेट इसकी कितने गुना हो गई बेटा, 9 गुना। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कल अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। आज की लगता है यहाँ तक, बाकी बातें करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आने चाहिए अपने को।